नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस में। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग 4 सेशन कर चुके हैं, मतलब 4 पड़ाव जो बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूछ रखे थे उस पर हमने क्रॉस कर लिया। आज हम 5वें चरण में पहुंचे हैं और हम लोग 120 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं दोस्त। 120 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 121वां प्रश्न ले रहे हैं दोस्त। क्या भैया? चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर वीडियो अच्छी लगेगी देखने के बाद तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी पब्लिक में थोड़ा सा माहौल बनाए रखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसका क्या है? इसका है जैसे इसमें प्रश्न आ गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12, 20। 2005 और 1996 दोनों का प्रश्न है दोस्त, है ना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्त, अगर हम इसकी बात करते हैं ना कि भाई इसका सही जवाब क्या है, जैसे बार बार प्रश्न आता है, जैसे एक अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ है, इसको आपको पता ही होगा, 104। इसमें क्या होता था? 104वां संविधान संशोधन। अब जो लोग कंफ्यूज होते थे कि भैया अब लोकसभा या राज्यसभा कैसे क्या करना है, तो एक बात समझिए, पहले क्या होता था, अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 था। वो कहता था कि आंग्ल भारतीयों के लिए जो है 2 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। तो लोग कंफ्यूज होते थे कि भाई 12 करेगा कि 2 करेगा या 14 कहीं ना कर दे। तो भैया आप देखिए, आप पढ़िएगा 104वां के द्वारा वो सब खत्म हो गया। जो 331 था वो खत्म हो गया। अब तो नियुक्ति बस केवल और केवल राज्यसभा में होगी। और राज्यसभा में जो नियुक्ति की बात है ये कहां? अनुच्छेद 80। क्या दोस्त? अनुच्छेद 80 जो आप पढ़ेंगे ना, तो अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति क्या होंगे? मनोनीत किए जाते हैं। किस किस क्षेत्र के? साहित्य, कला, विज्ञान, ये तो मेन हो गए भाई। साहित्य, कला, विज्ञान तो ये मेन हो गए। बाकी समाज सेवा, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान, समाज सेवा मामला क्लियर है? तो भैया इसको समझिएगा। अब बताइए कितने दोस्त, कितने मनोज के इसमें होता है? कितने? 12 व्यक्ति। और ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 122। राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भाई 97 98 पूछा गया प्रश्न है ये। बताइए सर इसका क्या जवाब होगा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है भैया? राज्यसभा का चेयरमैन बोलते हो अध्यक्ष, है ना। तो आपको पता है मेरे भाई कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 को आप पढ़े हैं ना। क्या कहा गया अनुच्छेद 64 में? भारतीय अनुच्छेद 64 में संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। कहा गया कि नहीं कहा गया है? और उसी क्रम में आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 89। क्या? अनुच्छेद 89 का 1 पढ़ेंगे ना, तो ये क्या कहता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये बात यहां क्लियर कर दी गई है। तो ये दोनों चीज क्लियर होगी ना आपकी। आप तो भूलेंगे नहीं ना भैया, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा राज्यसभा का। कहां कहा गया है? 64 में कहा गया है। और वह वहां का सदस्य भी नहीं होगा, 89 में कहा गया है। तो इसमें ये मामला क्लियर है। तो भाई इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 123 लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। स्पीकर का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के बहुमत प्राप्त सदस्यों द्वारा 1994 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए। और यूपी की एग्जाम में न जाने कितनी दफा ये पूछा जा चुका है। आपको पता है दोस्त, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, जितने सदस्य चुने गए हैं उनके द्वारा होता है। तो भैया इसमें जी कुछ सोचना नहीं भाई हमारा अध्यक्ष कौन होगा, तो भैया लोकसभा तय करेगी। जो मैक्सिमम लोग जिसको वोट करेंगे वही हमारा अध्यक्ष होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त। चलिए वर्तमान में कौन है भैया? कमेंट करके बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के हैं, कौन है ये बताइए आप। ठीक है। चलिए 24 लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, हालांकि ये प्रश्न नाजायज है, ये प्रश्न नाजायज है, इसलिए इसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा। आप बताइए वर्तमान में। भाई ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है? ये 99 में पूछा गया प्रश्न था, ये चारों के चारों गलत है। अब आप बताइएगा भाई वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? उत्पल सिंह है, कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
125 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। 94 का प्रश्न है, बताइए। अब इससे यह सिद्ध होता है दोस्त कि प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। जैसे इसको आप पढ़ लिए, तब आप जितना एग्जाम देंगे बहुत सारे जगहों पे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना। बताइए, जैसे देखिए आप अनुच्छेद 85 पढ़े, मैं कई बार 85 डिस्कस कर चुका हूं। अनुच्छेद 85 के अनुसार क्या होता है कि एक सत्र की अंतिम और आगामी जो आगामी बैठक है या जो अंतिम बैठक है, प्रथम या अंतिम, उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 2 मास, सॉरी 2, मतलब 1 साल में 2 बार बैठक होगी और अंतर कितना? 6 माह का। एक वर्ष में कितनी बैठक? 2 बार बैठक होगी, 2 बार बैठक। अंतराल कितना होगा भैया? 6 माह का। कितना? 6 माह का। बताओ भैया, ऑप्शन बी क्या सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है क्या? शून्य काल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है। निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर सत्र। 2001-2 का प्रश्न है। बताइए, प्रश्न काल कई दफा आपसे पूछा गया प्रश्न है। जो शून्य काल होता है, शून्य काल में क्या राइट होता है? आपको एक चीज पता है दोस्त कि प्रश्न काल और सभा पटल पर रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के समय का लोकप्रिय नाम क्या है? शून्यकाल है, क्योंकि यह मध्याह्न 12 से 1 के बीच में होता है, 1 घंटे का होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में आप उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को क्या होती है? सूचना देनी होती है। और सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना किसके ऊपर है? वो जो अध्यक्ष आपका है उसके ऊपर, जो लोकसभा अध्यक्ष है। और संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द की औपचारिक मान्यता कोई है नहीं उस टाइप से, ठीक है। और इसमें जितने विकल्प दिए गए हैं इसका कोई औचित्य नहीं दोस्त, इसमें सारे के सारे विकल्प क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। क्या है? रॉन्ग है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण लेखा, केंद्र राज्य, नीति कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न दोस्त, जवाब दें इसका क्या होगा? भाई भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो आपको एक चीज पता है दोस्त, भाई विभाजन प्रणाली कैसे? भारतीय प्रशासन में जो विभाजन प्रणाली है वो नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है दोस्त। किससे? नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित। तो ऑप्शन सी क्या? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए कार्यकारी विधानसभा समिति, ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान पर समिति, शासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का ये प्रश्न है। अभी हाल ही हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो ऐसे सब प्रश्न आपको मिलते रहेंगे दोस्त। तो संसदीय समिति कार्यपालिका को, जैसे अगर इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, ये इसका क्या होगा भाई? कार्यकारी क्या होगा इसमें? तो आपको ये पता है, संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति जो है वो 15 सदस्यों की अस्थायी समिति बनाती है, ठीक है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को क्या करते? रिपोर्ट देती है। किस पर? अधीनस्थ विधान पर, ठीक है, अधीनस्थ विधान। अब इसमें अगर आपसे कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है, तो भैया बताओ इसमें सही जवाब क्या होगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका प्रत्यायोजित, कहां देखिए, प्रत्यायोजित विधान पर समिति, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2019 का प्रश्न है दोस्त, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? एक बात आपको समझनी है, जैसे आप पता ही भी आपको है कि निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि भाई अब यहां पे तो ना लिख नहीं पाएंगे, बल्कि बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा ध्यान से।
पहला तो यह कि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मत का 6% मत क्या हो प्राप्त किया हो, तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान क्या हो प्राप्त किया हो, मतलब 2 सीट वो जीता हो। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसत्ता दल, ऐसे आप समझिएगा अभी फिलहाल के लिए, भाई 6% मत प्राप्त करे हो लेकिन है नहीं। दूसरा क्या पॉइंट है, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मत का 6% प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त तो उसने मतलब इतना 6% तो डन हो गया, इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम कितनी सीट जीती हो, 1 सीट जीती हो। तो ये तो 2 पॉइंट, मतलब 6% तो मस्ट है, विधानसभा है तो 2 सीट चाहिए, लोकसभा है तो आपको 1 सीट चाहिए। मामला क्लियर है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त किया हो, तो चौथा पॉइंट क्या है, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो, या लोकसभा चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त होती हो। तो भैया इस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी है वो ये सारी अर्हताएं लगभग पूर्ण करती है। तो भैया अगर आम आदमी सारी अर्हताएं पूर्ण करती है तो ये जाहिर सी बात है क्या हो गई, एक राज्य स्तरीय पार्टी हो गई। क्या हो गई, एक राज्य स्तरीय पार्टी हो गई। ये भी ज्ञात है कि आम आदमी पार्टी जो है पंजीकृत पार्टी राज्य पार्टी है। पहले क्या थी, पहले राज्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी। अभी वर्तमान की बात करेंगे दोस्त, तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। तो 2 तो सही है ना, 2 तो सही है, लेकिन इसमें देखिए राज्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी ये दोनों का एक ही है, जिसमें आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक विचार करना था उसे पारित करने के लिए इस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुने, केवल 1 और 4, 3 एवं 4, 1 और 2, केवल 4। बताइए दोस्त, क्या कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिवेशन की बैठक बुलाई जा सकती है क्या? भाई वही तो बुलाता है। आप अनुच्छेद 108 पढ़ेंगे ना, क्या 108, अनुच्छेद 108, भाई अनुच्छेद 108 जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 108 यही कहता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में क्या हो, मतभेद हो। तो भैया आप चौथा तो सही है, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 131 नंबर, क्या भैया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? बताइए। अब पता लगा धार्मिक व्यक्तित्व सबसे सर्वोच्च तो धर्म है, लेकिन ऐसा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पूछा है ये कि सर्वोच्च कौन होता है। तो आपको पता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? भाई सब लोग कहते हैं ना हम संविधान को मानते हैं, मतलब जो बुर्बक नेता होगा, जो सबसे बेकार टाइप का, सबसे निठल्ला टाइप का आदमी होगा, वो कहता है हम किसको मानते हैं, संविधान को मानते हैं। हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था में क्या सर्वोच्च है? तो इसमें कहने की बात नहीं है, सर्वोच्च है क्या, संविधान। ठीक है, मतलब इसमें नहीं होता है कि हम वेद पुराण धर्म अरम ये सब नहीं कुछ मानते हैं। हम किसको मानते हैं भैया, ओनली किसको, संविधान। हमारा क्या है, एक ही दान है, कौन, संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित नहीं, लिखा किसने था, राज बिहारी नारायण रायजादा ने। भाई उन्हें प्रस्तावित किया था, है ना भाई, प्रारूप समिति के प्रारूप जो बना था वो अम्बेडकर जी ने बनाया था। ये भी प्रश्न अभी यूपी एग्जाम पूछा गया था कि भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, तो राय बिहारी नारायण रायजादा भाव बाकी अम्बेडकर जी को ना मार दीजिएगा। अम्बेडकर जी संविधान के जनक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसका प्रारूप बताया था कि भाई ये चीज यहां शिफ्ट करिए, ये चीज यहां शिफ्ट करिए। एक समिति थी 7 सदस्य, वो ये बताई थी, उसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे साहब, इसलिए जो है उनको माना जाता है। मामला क्लियर है। चलिए, मतलब ऐसे भाव भागी करके क्वेश्चन गलत वैसे हम यह तो धर्म वाली बात पता लगा, जो धार्मिक लोग हैं, अरे हमारा धर्म तो ऐसे है, मार दो बाबा बागेश्वर धाम की जय, तो हो गया जय। तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, सर्वोच्च तो संविधान ही है। इसी प्रकार से अगर कभी जाए किसने लिखा था संविधान, तो राय बिहारी नारायण रायजादा। चलिए, दिल्ली क्या है, एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, इनमें से कोई नहीं। 1997-98 का प्रश्न। बताओ भैया दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, तो भाई दिल्ली हमारी राजधानी है।
भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। भाई याद है ना? कौन सी? रावेश राजा जनसभा भूत उत्पन्न वाला। हमने कहा था ना, पहले में राज, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, है ना? उसके बाद राज्यसभा में आवंटन, जो जातियां हैं उनके लिए, जो अनय मित्री वाली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातियां उनके लिए, है ना? रावेश राजा जन, स से सूची, संघ सूची, राय सूची, समवर्ती सूची, रावेश राजा जनसभा, भा से भाषा, उसके बाद भू, भू सुधार वाला, भू, द से दल बदल, दसवां, प से पंचायत, न से नगर पालिका, भूत उत्पन्न। पूरा अनुसूचित तो आपको याद हो गया इसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर क्या भैया? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? 30वें संविधान संशोधन के द्वारा, 32वें के द्वारा, 35वें के द्वारा या 42वें के द्वारा? बीपीएससी 1992-93। कितनी दफा ये प्रश्न आ चुका है। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल जैसे बिहार के प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, है ना? यूपी की प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर केवल पढ़ डालिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था भैया? तो एक चीज तो बहुत क्लियर है भाई, 35वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ था दोस्त? ये हुआ था 1974 में। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन हुआ क्या? 36वां संविधान संशोधन हुआ, और ये कब हुआ दोस्त? ये हुआ 1975 में। कहानी आपको सुना इसकी? भाई सिक्किम को शामिल करना था सिक्किम को शामिल करना था, तो ये कहा गया कि भाई आप शामिल हो जाइए। उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम शामिल तो हो जाएंगे लेकिन हम इनसिक्योर फील करेंगे तब क्या होगा? तो भारत ने कहा कि ऐसा है, हम आपको इनसिक्योर फील नहीं कराने देंगे, हम आपको 1 साल का भरपूर समय देंगे और आप 1 साल रह लीजिए हमारे यहाँ, हमारे हमसे मिल करके, सारी व्यवस्था हम आपको दे रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल फील करें तब हमसे जुड़िए, तब हम आपको राज्य बनाएंगे। तो 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ, उसके द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य बनाया गया था। क्या? इसके द्वारा संयुक्त राज्य बनाया गया था। ठीक है। लेकिन जब 1975 में 36वां संविधान संशोधन, तब कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया। क्या? 22वां राज्य बनाया गया। मामला समझ गया? तो भैया इसका सही बात जवाब क्या होगा? तो इसमें सही जवाब आपका 35वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 134, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 1999। अब इसके लिए आपको 2 चीज पढ़नी है। जैसे एक तो आपको जैसे सूची पढ़ लीजिए भाई, इस राज्य में कौन कौन से क्या है। आप जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में आपको सीधे सीधे लिखा रहेगा कि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है वो किसको है? वो संघीय संसद को है। ठीक है। किसको है? संघीय संसद को इसका निर्माण, संघीय संसद को इसका अधिकार है। संघीय संसद बोले तो वही केंद्र सरकार। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में ये बात कही गई है। ठीक है। संघीय संसद। अतः बिहार को काटकर पृथक जो वनांचल है राज्य बनाना जो संसद संभव है। हालांकि बाद में 1999 में प्रश्न आया है और 2000 में हो भी गया था। कैसे हुआ था भैया? इसको भी 2000 में कर लीजिए। कैसे, कौन कौन हुआ था? छऊझा 1, 9, 15 और ये तीनों कब हुए थे? सन 2000 में हुए थे। छत्तीसगढ़ 1 तारीख को, उत्तराखंड 9 तारीख को, 9 नवंबर, और झारखंड 15 नवंबर को। तो ये हो गए थे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। तो आप इसको समझिए, अगर करना है तो साधारण बहुमत से। इसमें ऐसा नहीं कि बहुमत अनुमति ले, ये करो वो करो, नहीं, कुछ नहीं करना। साधारण बहुमत से पास करके कर सकता है आदमी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भैया इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 135, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी सन 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन है? अब बताइए। सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग एम वेंकट चलैया, आर.एस. सरकारिया, कृष्णा अय्यर, फातिमा बीबी। 2001-2 का प्रश्न है। और इसी टाइम जो है संविधान समीक्षा आयोग का गठन भी किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में दे दी थी। और इस संविधान समीक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आर.एन. वेंकट चलैया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 136, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भैया? 1950 में संसद के अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा
बताइए 1997-98 का प्रश्न है, किसके द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्त? तो बताइए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? आपको एक चीज तो पता है दोस्त, क्या कि भैया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए संविधान में प्रावधान वर्णित है। भाई 124 आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 124, क्या अनुच्छेद 124, भाई 50 में तो स्थापना ही हो गई थी, 50 में तो स्थापना ही हो गई थी, अधिनियम द्वारा नहीं होती बल्कि संविधान में लिखा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त केवल 7 थे। संसद ने उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश संख्या 1956 अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़कर के 13 हो गई, 1977 में ये बढ़कर के जो है करीब, मतलब आप ऐसे समझिए 2019 में अंतिम जो हुआ है इसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त क्या 33 अन्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। तो भैया इसका और कहीं नहीं मिलता, आप सीधे अधिनियम क्या बनाएंगे, संविधान में लिख दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, उसमें जो 5 रिट जारी करने की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को है। तो क्या वो रिट जारी करने के लिए अधिनियम बना कर करवाएंगे? नहीं, आपको संविधान में लिखित है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है निम्न से कौन सी संवैधानिक संस्था है, कौन सी संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्थाएं वो होती हैं जिनका संविधान में वर्णन नहीं है, मूल संविधान में। संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका संविधान में मूल वर्णन होता है। ठीक है, मामला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 37 भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता कितनी भैया? इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं ये गलत है, अभी हमने बताया आपको 33+1 अभी वर्तमान में चल रही है, इसलिए आप इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से 2017 का प्रश्न है ये। इस तब का प्रश्न होगा जब कोलिजियम चर्चा का विषय बना हुआ था, है ना, कोलिजियम चर्चा का विषय बना हुआ था। तो भैया कौन नियुक्त करता है? आपको पता है भाई, हम अभी 124 का जो है जिक्र कर रहे थे, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कोलिजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ये बात आपको समझनी है। तो कौन करता भैया? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? बताओ भैया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय? 2000 का प्रश्न है, ये तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्त भाई, ये तो बार बार पूछा जाता है। कौन कर सकता है भाई? आपको अभी जस्ट हम बताए कि न्यायाधीशों की संख्या के लिए, अभी जैसे नहीं बताया आपको कि भाई जो संसद है उसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया, लास्ट में 2019 में बढ़ाई गई है। तो भैया इसकी संख्या वृद्धि किसके पास है भैया? ये तो आपको पता ही है, किसके? 124 के संसद के पास है। ठीक है, चलिए 140 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 60 वर्ष है, 62 वर्ष है, 65 वर्ष या 70 वर्ष है? भैया देखो, अगर हम यहां सर 2 चीज लिखते हैं, एक तो है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक है आपका हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भैया क्या है? 65 साल है, और हाई कोर्ट में क्या है? 62 साल। ये 2 चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ये 2 चीजें समझ में आ गई ना आपके कि भैया इसमें ये चीज होनी है। आपसे अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट तो आप कितना मारेंगे? 65। आपसे पूछे हाई कोर्ट कितना मारेंगे? 62। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कितना मारेंगे? 65। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को, भारत के महान्यायवादी को, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से 1 से अधिक। 2018 का प्रश्न। बताओ भैया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको देता है लिख करके? हमने क्या बताया? क्या प्रधानमंत्री को देगा? राजनीतिक पद है, इनको तो दे ही नहीं सकता। राजनीतिक पद है, इनको दे नहीं सकता। भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते महान्यायवादी को कि भैया अनुच्छेद 76 में वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये 2 तो ऐसे ही गलत हो गए। क्या विधि मंत्री को देगा? इस चक्कर में विधि मंत्री जो अभी आपके थे, क्या नाम है, रिजवी साहब, इनको निपटा दिया गया। इनको तो कहानी खत्म है। राष्ट्रपति, जाहिर सी बात है, कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से जो त्याग पत्र देगा वो राष्ट्रपति को लिख करके देगा। बात क्लियर है? जब इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। वही जो महाभियोग वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 142 न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है।
राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 1994 का प्रश्न है, बताओ भैया क्या है? जुडिशियल रिव्यू। वैसे तो सारे अधिकार इसको प्राप्त हैं, वैसे तो सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 137 में आप पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू वाला, तो जुडिशियल रिव्यू का जो अर्थ होता है उसमें यह कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मामला भी जो है बिहार की जातीय जनगणना को लेकर के था, अभी दूसरी जातीय जनगणना जो आंध्र प्रदेश में हो रही है उसके लिए भी सारी चीजें चल रही हैं। तो न्यायालय में अपने जो निर्णय दिए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू वो कहलाता है। भाई कोई निर्णय है अवैध घोषित कर सकता है, ये सारी चीजें। तो भैया सभी को अंतिम अधिकार है राष्ट्रपति के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना। ये गलत बात है, ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न बताइए, जो भारत में न्यायिक प्रणाली दोस्त ये किस पर आधारित है? तो आपको एक चीज पता है, भारत में न्यायिक प्रणाली जो है वो संविधान जो बनाया गया है उस पर ही है, जो संविधान बनाए गए हैं, ठीक है। और इतना नहीं, जो परंपरा है भाई, इसीलिए देखे जाते हैं जो यूसेज होते हैं। जैसे कभी जैसे आप देखेंगे भाई केरल में जो वो एक जो बैल वाली जो दौड़ होती है भाई, उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट में भाई इसमें तो जो जीव है उस पे मतलब उसके साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है वो सब ठीक है, लेकिन भाई ये यूसेज हैं, ये क्या, ये उनकी परंपरा है, ये चली आ रहे हैं, इस पे हमको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो परंपरा भी होती है ना। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है उसके द्वारा चलना। तो भैया इसमें 3 से मतलब आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक सही। चलिए 44, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताओ भैया, कल प्रश्न आया था, कल प्रश्न यह था कि भाई भारत सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बताओ भैया, इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव। 2001-2 का प्रश्न है, और ये सेम प्रश्न आपके लेखपाल या इसमें एक एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, ठीक है। तो हमने बताया क्या था, हमने ये कहा था कि भैया जो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख होता है किसका? भारत सरकार का, और उसी का प्रतिनिधि राज्य में अपने भेजता है किसको? राज्यपाल को बना करके। तो भैया आपको पता है किस क्या, आपको पता है अनुच्छेद 154 का 3 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 154 का 3 भैया ये क्या कहता है? अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिनका प्रयोग वही संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये मामला क्लियर है? तो भैया देखो इसमें राष्ट्र क्या सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा राज्यपाल। वही काम जो वहां पर राष्ट्रपति करता था 54 के तहत, नहीं उसमें कहा गया था कि भाई भारत ये कार्यपालिका प्रमुख होगा और अपने शक्ति का प्रयोग वह खुद भी कर सकता है और अपने अधीनस्थों के द्वारा भी करा सकता है। ठीक है, ये तो प्रश्न कई दफा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का प्रश्न है भाई, ये तो आपका बहुत क्लियर प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल कैसे नियुक्त होता है? तो भैया राज्यपाल जो नियुक्त होगा उसमें तो आपको पता ही 153 से लेकर 67 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। भाई इतना तो वर्णन नहीं है, तो अब उसमें जैसे ये 6 में है, भाग 6 में आप 153 से लेकर 167 तक आप उसमें बस इतना पढ़िए, 153 से 167 तक पढ़ेंगे तो उसमें राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य की महाधिवक्ता सम्मिलित होते हैं। सारी चीजें उसमें बताई गई है। तो इसमें जो भाई किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त किया जाता है, कैसे होता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल जो है मेरे दोस्त मेरे भाई, वो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति करता है। ये उसका प्रतिनिधि होता है, ये प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर दोस्त क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित होती है। विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद। जहां इसका अस्तित्व है उत्तर में से कौन सा कूट हो? केवल 3 बोले तो विधानसभा राज्यपाल, केवल 2 और 3 भैया, 2 और 3 विधानसभा, ये 3 और 4 दोनों ही, ये केवल 4
तो बताओ भैया, अभी हम जब कल डिस्कस कर रहे थे तो जैसे यहाँ पे आया संविधान राज्य की विधायिका, तो कल हम संसद के विषय में डिस्कस कर रहे थे। किसके विषय में भाई? कल हम संसद के विषय में डिस्कस कर रहे थे कि हाँ संसद के विषय में ये चीजें होनी चाहिए, है ना। तो बताओ भैया, आपको एक चीज पता है कि भैया जो जैसे अनुच्छेद 168 के अनुसार, जो अनुच्छेद 168 है, अनुच्छेद 168, इसके अनुसार जो विधायिका है, क्या विधायिका, इस विधायिका में जो पार्ट है, एक तो आपका राज्यपाल होगा, क्या होगा दोस्त? राज्यपाल क्या होता है? मेरे जैसे वहां राष्ट्रपति होता है उसे यहाँ राज्यपाल, उसके बाद राज्यपाल के बाद राज्य विधानसभा विधानसभा, और उसके बाद आती है विधान परिषद। विधान परिषद जहां यह अस्तित्व में है, नहीं अस्तित्व में है तो भैया ये दो काम चलाएंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये तो हो जाएगा, लेकिन ये है कहां? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 47 नंबर, क्या भैया? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया, ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। अनुच्छेद 172 द्वारा, अनुच्छेद 175 के द्वारा, अनुच्छेद 175 के द्वारा, अनुच्छेद 176 द्वारा। 1995 का प्रश्न है, बताइए इतना डेप्थ में। इसीलिए मैंने तय किया है दोस्त कि मैं आपको सारे के सारे अनुच्छेद जो है आपके एग्जाम से पहले पढ़ा दूंगा। तो भारतीय संविधान का आप अनुच्छेद 175 देखेंगे, अनुच्छेद 175 देखेंगे तो इसमें कहा गया कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश पर क्या करेगा? विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। तो कौन भैया? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 148, भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन होता है? उच्च सदन, निम्न सदन, विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। सन 2000 का प्रश्न है, ये बताइए आपका उच्च सदन और निम्न सदन। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई उच्च सदन, जैसे उच्च सदन कौन है? तो वहां केंद्र में राज्यसभा है। निम्न सदन कौन है? लोकसभा है ना। उसी प्रकार से विधानसभा में आएंगे, जैसे यहाँ पे राज्य में तो विधानसभा जो है ये निम्न सदन है, और जो विधान परिषद है वो आपका उच्च सदन है ना भाई। 168 में बताया गया है कि जो विधान पालिका है या सदनीय, या मतलब एक सदनीय होगी या तो दो सदनीय होगी। तो अगर दो सदनीय है तो इसमें विधान परिषद जो होगी वो उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। चलिए इसमें क्या सही जवाब जाएगा दोस्त? तो इसमें आपसे पूछा है क्या उच्च सदन पूछा है, तो विधानसभा कहाँ है? कहीं दिख रहा है आपको? विधानसभा कहीं दिख रहा है? विधान पालिका परिषद, इसमें उच्च सदन पूछा है। तो भैया आप देखिए सीधे सीधे लिख लीजिए, विधान परिषद, विधान परिषद क्या है? उच्च सदन, उच्च सदन है। और विधान जो विधानसभा जो होती है, ठीक है भैया, विधान पालिका जो होती है उसको वो होती है निम्न सदन। ये हो गया, तो ऑप्शन ए आपका सही है। 149, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय पंचायतों का सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या पूछा है? किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो भैया आपको एक चीज तो पता ही है, जो चुनाव होते हैं विधान परिषद के अनुच्छेद 171 में वर्णित तो ही है। तो आपको एक चीज पता है कि भाई स्थानीय निकायों द्वारा, जो स्थानीय निकाय होते हैं इनसे कितने चुने जाते हैं भैया? 1/12। क्या होते हैं? 1/12 सदस्य जो है चुने जाते हैं। न्यूनतम 3 वर्ष के स्नातकों के द्वारा, जो यहाँ पे स्नातक है इनसे भी 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। मामला क्लियर है? जो न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग हैं भाई, स्थानीय निकाय द्वारा 1/3, माफ करिएगा यहां पे, हाँ मैं सही हूं, ठीक है। 1/3 यहां से होगा, 1/12 जो है यहां से होगा, 1/12 जो है ये शिक्षक भी चुनेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद जो अध्यापन कार्य कर रहे वो, और जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर मतलब से नहीं होनी चाहिए, 1/3 सदस्य जो है उनको विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। तो इस श्रेणी में तो भाई उद्योगपति कहीं से आते नहीं है, तो इसमें जो पूछा गया इसमें ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक तो हो ही जाती है दोस्त। चलिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना
अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुशंसा पर। बीपीएससी प्री 1995 प्रश्न। बताओ भैया कि किसी राज्य विधान परिषद संरचना अथवा विघटन किया सकता है, कैसे किया सकता है दोस्त? तो आपको पता है भाई केंद्रीय संसद इस पे वो होती है। आप अनुच्छेद 169 पढ़ेंगे, कौन सा? अनुच्छेद 169 169। तो ये क्या कहता है 169? भाई अनुच्छेद 169 कहता है ना, किसी राज्य विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार जो है वो किसको है? वो भैया आपकी किसी संसद को, केंद्रीय संसद को है, केंद्रीय संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकती है जब राज्य विधानसभा द्वारा उसे ऐसा प्रस्ताव मिले जिसमें कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा था उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत जो है उसको प्राप्त हो। तो बताइए दोस्त, तो इसमें आपका केंद्रीय संसद बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की क्लास यहीं तक। आप 150 प्रश्न पढ़ चुके हैं, इसमें 2 क्लासेस और होंगी और उसके बाद आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।